नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे वेदित्व क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास को थोड़ी और आगे ले जाते हैं और पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियां। इसके पहले हम सौरमंडल, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, आकाशीय पिंड आदि को खत्म कर चुके हैं। इसका एक छोटा सा टेस्ट बचा हुआ है जो 1-2 दिन में मैं अपलोड करने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को जाँचने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। उसे ज़रूर देखिएगा। जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले जाके पुरानी क्लासेस को भी कंप्लीट करें और धीरे धीरे हमारे साथ ज्योग्राफी के लिए बना रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की गतियां देखते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है तथा इसकी 2 प्रकार की गतियां हैं। घूर्णन दैनिक गति, इसको परिभ्रमण भी कहते हैं, और दूसरी है परिक्रमण या वार्षिक गति। इन्हें दैनिक गति या वार्षिक गति क्यों कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू के समान घूमती रहती है। सभी को पता है पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, एक वो अपने अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य का अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती रहती है। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी की घूमने की गति को घूर्णन कहते हैं। इसकी वजह से दिन और रातें होती हैं। कैसे? जो हिस्सा घूमकर सूर्य के सम्मुख आया वहाँ पर दिन, और जो पीछे की साइड रह गया वहाँ पर रात हो गई। फिर वो हिस्सा घूम के आगे आता है, वहाँ पर दिन, और जो अभी तक आगे था वो पीछे चला गया, वहाँ पर रात हो गई। तो क्योंकि घूर्णन की गति से दिन और रात की अवस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। परिक्रमण को क्या कहते हैं? परिक्रमण पृथ्वी लगभग 1 साल यानी 365 दिन, लगभग 365 दिन में एक चक्कर सूर्य का पूरा करती है। लगभग मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट 365 नहीं है। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। यही कारण है कि हर चौथे वर्ष हमारे वर्ष में एक दिन यानी 366 दिन हो जाते हैं, जिसको हम 29 फरवरी बोलते हैं, और उस वर्ष को लीप ईयर बोलते हैं। भाई 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, ऐसे हम अगर 4 वर्ष के 6 घंटों को जोड़ेंगे तो हो जाता है 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब एक दिन इंक्रीज हुआ। उस एक दिन को हम 29 फरवरी के रूप में ऐड करते हैं और उस ईयर को लीप वर्ष कहते हैं। इसलिए हर चौथे वर्ष लीप वर्ष की स्थिति आती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी अंडाकार मार्ग पर 365 दिन व 6 घंटे में चक्कर को पूरा करती है। देखिए, पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी का मार्ग निश्चित है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मैंने ग्रह और उपग्रह समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जिस कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाती है उसको भू कक्षा या अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और यह एक निश्चित कक्षा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर दिवस कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग ऐसे याद रखिएगा दिमाग में, हो सकता है कभी पूछा जाए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जब सूर्य की गति को हीन मान लिया जाता है या सूर्य को स्थिर मान लिया जाता है और पृथ्वी के परिक्रमण की उस पर गणना की जाती है, पृथ्वी के परिक्रमण की गणना की जाती है, तो इसे सौर दिवस कहा जाता है। इसकी अवधि पूरी 24 घंटे की होती है। ठीक है, नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की बीच की अवधि को नक्षत्र कहा जाता है। एक बिंदु मान लीजिए, जब कोई एक चक्कर पूरा करेगा तो जाहिर सी बात है उस बिंदु पे 2 बार घूमेगा, और जब ये अवधि पूरी होती है तो इसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। इसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। उपसौर किसे कहते हैं? देखिए, मैं उपभू और अपभू का कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ। वही कॉन्सेप्ट है जो चंद्रमा और पृथ्वी पर लगता था, उपभू अपभू, वही कॉन्सेप्ट है जो अब सूर्य और पृथ्वी पर लगेगा। सूर्य के चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी कभी सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाती है, जिस पॉइंट पर वो सूर्य के सबसे करीब होती है उसे उपसौर कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य के सबसे करीब आ जाता है तो उसे उपभू कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब चक्कर लगाते हुए पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट सबसे दूर चली जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति सामान्यतः 3 जनवरी से 5 जनवरी, मुख्य रूप से तो 3 जनवरी को मानी जाती है, पर यह स्थिति 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में रहती है। और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई, वही 1-2 दिन आगे पीछे देखी जा सकती है, लेकिन 4 जुलाई मेनली आपसे एग्जाम में 4 जुलाई ही और 3 जनवरी ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसे उपसौर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारे दिन और रात छोटे और बड़े क्यों होते हैं? भाई, अगर एक पृथ्वी एक गोले के रूप में अपनी जगह पर घूमती रहती तो ऐसा होता कि यहाँ पे 12 घंटे दिन, फिर 12 घंटे रात, फिर 12 घंटे दिन, फिर 12 घंटे रात, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि पृथ्वी अंडाकार होने के साथ साथ अपने अक्ष पर कुछ झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने अंश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही कारण है कि पृथ्वी पर सर्वत्र और दिन और रातें बराबर नहीं होती। इस प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध पर दिन सदा ही बड़े होते और रातें सदा ही छोटी होती, जबकि दूसरे गोलार्ध पर रातें सदा बड़ी होती और दिन सदा छोटे होते।
परंतु विषुवत वृत्त के अतिरिक्त विश्व में सभी जगहों पर दिन और रातों की अवधि अलग अलग होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और डिफरेंट एंगल पर, क्योंकि वो झुकी भी हुई है और सूर्य के चक्कर भी लगाती है, तो हर जगह पर प्रकाश हमेशा उतना ही नहीं पहुंच पाता जितना किसी एक बिंदु पर पहुंचता है। इसलिए हर जगह के दिन और रात की अवधि अलग अलग होती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि प्रकाश वृत्त इसे हमेशा दो भागों में बांटता है। बैठता गलत लिखा है, बांटता है होगा। प्रकाश वृत्त क्या होता है, देखिए सूर्य जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चक्कर लगाता रहता है। तो जब वो मकर रेखा से कर्क रेखा पर जा रहा है तो एक बार विषुवत वृत्त से होकर गुजरा, और जब वह मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है तो वह पुनः विषुवत वृत्त से होकर गुजरता है। इसका मतलब वह दो बार विषुवत वृत्त से होकर गुजरता है। इस वजह से वहां से प्रकाश कभी ऊपर नीचे होता ही नहीं है। इसको प्रकाश वृत्त कहते हैं, जो वो एरिया है। तो प्रकाश वृत्त इसे हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए विषुवत रेखा पर आधा भाग हमेशा प्रकाश की स्थिति में रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति जान लेते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति जानने का मतलब है कि हमें मेनली इसमें यह देखना है कि कौन सा वो डेट है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, कौन सी वो डेट है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, और कौन सी वो डेट्स हैं जिसमें विषुवत वृत्त पर सूर्य लंबवत होता है। ये टॉपिक भी, ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ कई बार पूछे गए हैं और ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्यों डिफरेंसेस होते हैं। चलिए आइए पहले देख लेते हैं। मौसम का ऋतु परिवर्तन भी इसी से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में भ्रमण करता है। 21 मार्च से 23 सितंबर यही समय है जब उत्तरी भारत में या उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का समय चल रहा होता है, क्योंकि जो सूर्य है वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है, यानी कर्क रेखा पर है सूर्य। आप समझ रहे हैं, तो इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पर 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है, तथा इसी समय यहाँ दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं। इसीलिए गर्मियों के सीज़न में हमारे यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इस दौरान जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाते जाएंगे दिन की अवधि बढ़ती जाएगी, और जब हम उत्तरी ध्रुव पर पहुँच जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर दिन की अवधि सबसे बड़ी है, यानी 6 महीने दिन ही दिन है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध का भी है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में या जहां हम रहते हैं उत्तर भारत में, उस समय ठंडियों का मौसम चल रहा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा होता है। तो इस समय हम जितना दक्षिण में जाते जाएंगे दिन की अवधि उतनी बड़ी होती जाएगी, और यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध तक जाते जाते, मतलब दक्षिणी ध्रुवों तक जाते जाते दिन की अवधि 6 महीने की हो जाएगी। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की स्थिति क्यों होती। इसी चीज़ को इस चित्र के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से सूर्य उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध विषुवत ऊपर और नीचे, जो सूर्य के ऊपर और सूर्य के नीचे जो है वो विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है। तो सूर्य किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में गति करता है और किस तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है, ये इस चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। पहले हम नीचे पढ़ लेंगे, फिर जब आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। आइए पहले देख लेते हैं ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसके कारण पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी की परिक्रमा में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं के परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन होते हैं। 21 जून की स्थिति, 21 मार्च के बाद से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। अभी आपको ऊपर बताया है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। इसी क्रम में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत, ये अनंत नहीं अयनांत कहते हैं। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु पाई जाती है। ऊपर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। 22 दिसंबर की स्थिति, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रातें छोटी होती हैं। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। अभी ऊपर मैंने आपको बताई है सेम चीज़, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होने लगती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। तो हमें 2 तिथियां मिल गई। 21 मार्च को सूर्य होता है विषुवत रेखा की ओर उन्मुख, और 23 सितंबर को सूर्य होता है विषुवत रेखा की ओर उन्मुख। यानी कि ये 2 तिथियां हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को।
देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों अवस्थाओं में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। इसलिए इस समय सर्वत्र दिन और रातें बराबर होगी। इस समय सर्वत्र दिन व रातें बराबर होंगी, 2 बार लिख गया है और गलत भी लिख गया है। एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। देखो ऊपर के चित्र को अगर आप देखेंगे तो वहाँ इक्विनॉक्स की स्थिति दिखाई गई है और एक तरफ समर और एक तरफ विंटर भी दिखाया गया है। एक बार आप इसको पढ़ने के बाद एक बार आप बैक करके उस चित्र को जूम करके देख लेंगे तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है, ये तिथियां, इनके बारे में आपसे एज इट इज़ पूछा जा सकता है। इसको आप बिल्कुल एक जगह लिख के जैसे भी आपको सही लगे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।